गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्टिंग दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और जीएसटी अब 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है और बहुत सारे लोगों के डाउट्स अभी भी हैं कि जीएसटी वर्क कैसे करेगा, जीएसटी है क्या, अभी भी कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस बने इस सब्जेक्ट के ऊपर यूट्यूब पे और बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे, ऑलमोस्ट समझ भी गए होंगे कि जीएसटी क्या है। फिर भी मेरी तरफ से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जीएसटी क्या है और ये कैसे यूज़ होगा आने वाले दिनों में, प्लस इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा हमें। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सबको मेरे हिसाब से बच्चे को पता है अब कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब ये जीएसटी जो है वो किस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो पहले हम समझ लेते हैं। जीएसटी आने से पहले जो हमारे पास टैक्सेस थे, जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी अलग अलग फॉर्मेट में, वो थे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आ जाता है, कैपिटल गेन्स टैक्स आ जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस भी आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो मेजर नहीं किए जा सकते, मतलब आप उसको प्रोडक्ट के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे बेस जो भी टैक्सेस हैं आपके इनकम के बेसिस पे है, एडिशनल प्रॉफिट जो होता है आपका उसके बेसिस पे है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो वो जो है वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली पे करते हैं। मतलब कि हमारी तरफ से, हमारे बिहाफ से कोई और कलेक्ट करता है और फिर वो जाके गवर्नमेंट को पे करता है। उसमें जो आते हैं वो है सेल टैक्स है, कस्टम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी हम जिसको बोलते हैं वो, ऑक्ट्रॉय आता है, एंट्री टैक्स आता है। तो ये सारे जो टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ठीक है, वो डिवाइड होके जाते हैं, मतलब कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, कहाँ पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि वो टैक्स कहाँ पे किया जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में और भी बहुत सारे टैक्सेस आते हैं दोस्तों। एंटरटेनमेंट टैक्स है, एक्साइज है, टोल टैक्स है। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस मिला जुला के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मैक्सिमम टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको भी शायद नहीं पता होगा और मुझे भी टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि कितने सारे टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये सारा सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स निकाला, जिसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द टैक्सेस जो भी हैं वो सारे जीएसटी के परव्यू में आ जाएंगे और उसके बाद टैक्सेशन जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो अब ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सब अब जीएसटी के रूप में जाएंगे, जीएसटी के फेस में जाएंगे। ठीक है, अब जीएसटी कैसे आप पे करेंगे, कैसे लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो के। अब दोस्तों जो जीएसटी है उसके अंदर अब 3 कैटेगरीज आएंगी, एक होगी एसजीएसटी, एक होगी सीजीएसटी और एक होगा आईजीएसटी। अब सीजीएसटी में ऐसा होगा कि जो भी टैक्सेस होंगे आपके वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। एसजीएसटी में जो भी टैक्सेस होंगे वो सारे जाएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। और आईजीएसटी दोस्तों, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट भेजा जाएगा, कोई भी मटेरियल भेजा जाएगा, तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। तो ओवरऑल एज अ कस्टमर अगर हम देखने जाए तो हमें सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा। ये सारे टैक्सेस जितने भी बाइफोकेटेड थे वो सब अब पिक्चर में नहीं आएंगे, सिर्फ एक टैक्स आएगा, वो होगा जीएसटी। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की कि कौन से प्रोडक्ट्स पे किस हिसाब से टैक्सेस लगेंगे, तो ओवरऑल जो हमारी सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी कमेटी है, उन्होंने 1211 प्रोडक्ट्स पे डिवाइड किया है टैक्सेस और उस हिसाब से टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। 1211 प्रोडक्ट्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो तो पहले आपको वो जो भी रेफरल मटेरियल होगा वहाँ पे आपको रेफ़र करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस पर टैक्सेस कितने एप्लीकेबल है, उसके बाद आपको जीएसटी उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 0% टैक्सेस कौन से हैं। ठीक है, 5% में क्या आएगा, 12% में क्या आएगा। तो 0% में है फ्रेश मीट है, फ़िश, चिकन, एग्स, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, नेचुरल हनी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोर, सॉल्ट, बिंदी, सिंदूर, स्टैम्प्स, जुडिशियल पेपर्स, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, बैंगल्स, हैंडलूम। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन टैक्सेबल हैं, मतलब ज़ीरो टैक्स में हैं। अगर हम सर्विस टैक्स की बात करें तो सर्विस टैक्स में होटल्स एंड लॉजेस विद टैरिफ बिलो ₹1000, वहाँ पर भी कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं 5% टैक्स की। वहाँ पे फ़िश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क, पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, कॉफ़ी, टी, पिज़्ज़ा, ब्रेड, रस्क,
साबूदाना, केरोसिन, कोल, मेडिसिन, स्टेंट, लाइफ बोट्स एक्सेट्रा, ये सब पे आपको लगेंगे 5%। और 5% सर्विस टैक्स जो है वो लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्ट। अब 12% वाले स्लैब में आते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है। फ्रोज़न मीट प्रोडक्ट्स, बटर, चीज़, घी, ड्राई फ्रूट्स, पैकेज फॉर्म, एनिमल फैट, सॉसेज, जूस, आयुर्वेदिक मेडिसिन, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक्स, पिक्चर बुक्स, अम्ब्रेला, सेविंग मशीन, सेल फोन्स, ये सब कुछ है 12% में। 12% सर्विस टैक्स में है नॉन एसी होटल्स, बिजनेस क्लास एयर टिकट्स, फर्टिलाइजर्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब सर्विस टैक्स में आएगा 12% पे। अब 18%, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, प्रिजर्व वेजिटेबल्स, जैम, सॉसेस, सूप्स, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, टिश्यूज़, एनवलप्स, टेम्पोन्स, नोटबुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, मॉनिटर्स। तो ये सब कुछ है 18% में। और 18% सर्विस टैक्स में आएगा एसी होटल्स दैट सर्व लिकर, टेलीकॉम सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, ब्रांडेड गारमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब कुछ आएगा 18% में। तो ओवरऑल आप जहाँ पर भी आपके जो भी बिल्स आते हैं किसी भी सर्विसेज के, अब वहाँ पे पहले 15% थे, अब सारे 18% हो जाएंगे। तो वहाँ पे चार्जेस जो हैं, रेट जो है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों 28% में क्या क्या आएगा। यहाँ पे है च्युइंगम, मोलासेस, चॉकलेट नॉट कंटेनिंग कोकोआ, वेफर्स कोटेड विद चॉकलेट, पान मसाला, एरेटेड वाटर, पेंट, deodorant, shaving cream, aftershave, hair shampoo, dye, sunscreen, wallpaper, ceramic tiles, water heater, dishwasher, weighing machine, machine, सारे मशीन ही यहाँ पे, washing machine, ATM vending machine, vacuum cleaners, hair clippers, automobiles, bicycles, motorcycles, aircraft for personal use। तो देख लीजिए जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं सारे आ गए 28% में। अब अगर हम 28% सर्विस टैक्स की बात करें तो वहाँ पे 5 स्टार होटल्स, रेस क्लब, बेटिंग और सिनेमा। सबसे अच्छा पॉइंट अगर मैं कहना चाहूँ जीएसटी का तो ये है कि जो पहले हमारे प्रोडक्ट्स पे वैल्यू एडेड टैक्स जो लगता था, मतलब जैसे वैल्यू बढ़ती जाती थी वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता था, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी प्रोडक्ट जहाँ से भी सोर्स होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो या इम्पोर्टर हो, एक सोर्स पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा वहाँ पे जो टैक्स एक बार लग गया, ठीक है, उसके ऊपर फिर से टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर 100 रुपये की कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, 100 रुपये की प्रोडक्ट अगर दिल्ली से आती है गुजरात में, ठीक है, तो दिल्ली पे अगर 10% के हिसाब से समझ लीजिए कि 100 रुपये पे 10 रुपये का टैक्स लगा, ठीक है। अब गुजरात में आके अगर वो प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा तो वो 110 पे वो टैक्स नहीं लगेगा, वो 100 पे ही टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ से जो भी प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ तो जो टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है उस पर वो टैक्स फिर से नहीं लगेगा। तो 100 रुपये की जो बेस वैल्यू है वो 100 रुपये की बेस वैल्यू पे ही मैं आगे जितने में बेचूंगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है वो टैक्स उसमें से माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगेगा, जो पॉइंट ऑफ सोर्स पे जो टैक्स लगा था वो टैक्स लगेगा, और ऊपर का जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा, मतलब टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बेनिफिट है। 100 रुपये की प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, बट अगर लाखों का टर्नओवर होता है तो लाखों के टर्नओवर में अगर 2% का भी वहाँ पे डिफरेंस आता है तो 2000 रुपये हो जाते हैं। अगर 10% का डिफरेंस आता है तो 10,000 रुपये हो जाते हैं। तो ज़्यादा वैल्यू पे ये उसका इफेक्ट दिखने में मिलेगा, लेकिन छोटे वैल्यू पे उसका इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि जीएसटी किसको लेना ज़रूरी है, कौन ले सकता है, ठीक है, और क्यों लेना ज़रूरी है। जीएसटी जो भी ट्रांजैक्शंस करना चाहेगा, जो भी प्रोडक्ट्स पे डील करना चाहेगा, जो भी सर्विसेज पे डील करना चाहेगा, उन सबको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपका टर्नओवर एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से कम होता है तो फिर जीएसटी लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस और हैं। अगर आप प्रोडक्ट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भेजेंगे या फिर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको जीएसटी मैंडेटरीली लेना पड़ेगा फ्रॉम डे 1, उसके बिना आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर जीएसटी नंबर अगर आप लोगों ने नहीं लिया है अभी तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 25 जून से, ठीक है। एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास
पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते न्यू एप्लीकेशन के लिए। और जिनके पास ऑलरेडी वैट और सीएसटी है, सर्विस टैक्स नंबर है, तो वो लोग तो माइग्रेशन कर चुके होंगे, उनको प्रोविजनल जीएसटी आईडी नंबर भी मिल चुका होगा। अब दोस्तों सबसे परेशान करने वाली चीज़ जीएसटी में ये है कि आपको 3 रिटर्न फाइल करना पड़ेंगे अगर आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो। अब ये सोच के जितने भी छोटे छोटे जो स्मॉल वेंडर्स हैं, स्टार्टअप करने वाले हैं, उनको बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि वो बिज़नेस कब करेंगे और रिटर्न्स कब फाइल करेंगे। लेकिन अब करने की वजह एक ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं और ओवरऑल मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सबका डिटेल्स वहाँ पे रिटर्न फाइल में होगा। तो पहले जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और दोनों को मैच करके एक और रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब टोटल 3 रिटर्न आपको फाइल करने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के। मतलब समझ लीजिए कि एक बंदा आपका बैठा रहेगा पूरे महीने रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। मतलब खुद भी परेशान हूँ, बट निकालेंगे कोई रास्ता। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये आप एक ही तारीख में कर सकते हैं, सबकी डेट्स अलग अलग हैं। अगर मैं आपको डेट्स बताऊं तो जो इनवर्ड आउटवर्ड जो आप रिटर्न फाइल करेंगे आउटवर्ड प्रोडक्ट्स का जो बेच रहे हैं वो 10th तक हो जाना चाहिए, जो इनवर्ड है जो आप परचेज कर रहे हैं वो 15th तक हो जाना चाहिए नेक्स्ट मंथ के, और दोनों को मैच करके जो एक रिटर्न फाइल करना होता है वो 20 तारीख तक हो जाना चाहिए, ठीक है। और क्वार्टरली रिटर्न फॉर कंपाउंडिंग टैक्सेबल वो 18th ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, तो ये सारा हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल समझ लीजिए कि आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस, वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 बार रिटर्न फाइल करना, क्वार्टरली भी एक रिटर्न फाइल करना। तो सीए के लिए काम अच्छा है, बट हमारे जैसे छोटे वेंडर्स के लिए ये एक एडिशनल हेडेक है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन एंड टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। तो ये प्रोसेस करने का रीज़न यही है दोस्तों कि जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, सपोज़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, जिसको भी आप बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट जिसके पास जा रहा है उसके रिकॉर्ड, उसका भी रिकॉर्ड आपके सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। फिर आप जब रिटर्न प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके रिटर्न फाइल करेंगे, तब आपने जिससे ख़रीदा उसने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है प्रोडक्ट सेल का, तो वहाँ पे वो मैच नहीं होगा, तो पकड़े जाएंगे कि प्रोडक्ट आपने तो परचेज बताया है बट सामने वाले ने सेल नहीं बताया, तो वहाँ पे वो गैप आ जाएगा, तो वहाँ पे इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में दोनों के मैच करके आप एक रिटर्न फाइल करेंगे, तो जो भी है डिफरेंस वो सारा वहाँ पे पता चल जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट बेचने वाला अगर फाइल नहीं करता रिटर्न, या प्रोडक्ट खरीदने वाला फाइल नहीं करता रिटर्न, तो दोनों तरफ का जो है ट्रांजैक्शन वो अटक जाएगा वहाँ पे। तो समझ लीजिए कि अब विदाउट बिल सेल करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें फ़ायदा नुकसान क्या है, ठीक है। अब देखिए, जो भी प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, अब इंपोर्ट होते हैं तो उस पर एक्स अमाउंट एक लगता है कस्टम, तो कस्टम जो है वो तो उतना ही है या फिर उससे ज़्यादा है, और प्लस जब यहाँ पे आएगा उसके ऊपर जो भी यहाँ का टैक्स है जीएसटी वो एप्लीकेबल होगा। तो ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होंगे उसके रेट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं जो मैन्युफैक्चर होंगे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। अब एक्साइज जो है वो एक्साइज इंक्लूड हो गया है जीएसटी के अंदर, तो कोई भी प्रोडक्ट का टैक्स अगर जीएसटी हम बात करें कि 12% है, ठीक है, तो 12% में उनका एक्साइज भी इंक्लूड हो गया और टैक्स भी इंक्लूड हो गया। हालांकि पहले क्या था कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था उसके ऊपर 8%, 10%, 12% एक्साइज लगता था, फिर उसके ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज जो था वो 18-20% के आसपास ही रहता था अगर आप एक्साइज और टैक्स इंक्लूड करें तो। लेकिन अब एक्साइज और जीएसटी वो दोनों एक हो चुका है और उसका परसेंटेज हो गया 12%। तो आपको ऑब्वियसली देखने जाए तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी कंपेयर टू इम्पोर्ट्स। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुझे लगता नहीं है कि कोई टेंशन वाली बात है, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स पर डील कर रहे हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं तो उस पर भी प्राइस अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पूरा आइडिया दे दिया मैंने जीएसटी के बारे में, क्या है, कैसे बेनिफिट होगा। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 25 जून से, और आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है gst.indiaonline.com। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन विंडो रीओपन्स फ्रॉम जून 25, तो वहाँ पे आप क्लिक करके उसको 25 जून से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नहीं लगेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उस वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं और रेडी रख सकते हैं जीएसटी को अप्लाई करने के लिए।
सो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही जीएसटी के बारे में। आई गेस कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके इसके बारे में और भी, बट अगर है तो लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में कहीं पर मैसेज करिएगा, मैं हो सका तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दूँगा। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।